नमस्कार दोस्तों, नूतन स्टडीज़ के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के बारे में। वो सेक्शन जो जनरल पब्लिक को पता है कि अपनी टैक्सेबल इनकम को कम करने के काम में आता है, मतलब अपने टैक्स को आप कम कर सकते हैं। इसमें कई सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं, तो ध्यान रहे इस सेक्शन 80C में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो जनरल पब्लिक को नहीं पता रहते। वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल नूतन स्टडीज़। तो आइए शुरू करते हैं। 80C में कौन कौन से ऑप्शंस हैं ये बताने से पहले मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इन ऑप्शंस को आपको सिर्फ टैक्स बचाने के पर्पज़ से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन से भी देखना चाहिए कि आप कैसे फ्यूचर में इसके थ्रू अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो क्या क्या ऑप्शंस हैं पहले हम नाम देख लेते हैं, थोड़ा डिटेल्स में भी इसको बाद में देखेंगे। पहला है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड EPF, देन पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF, सुकन्या समृद्धि योजना SSY, नेशनल पेंशन स्कीम NPS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ELSS म्यूचुअल फंड्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC, लाइफ इंश्योरेंस जो आप पे कर रहे हैं उसके प्रीमियम्स, देन टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट जो आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में ओपन करते हैं, होम लोन प्रिंसिपल रीपेमेंट, स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस अगर आपने कोई घर परचेज किया है तो, ट्यूशन फीस चिल्ड्रंस की, एंड अगर आपने कोई एन्युटी प्लान्स ले रखे हैं तो उनके प्रीमियम्स, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स एंड एक स्पेशल स्कीम जो सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं। अब हम इनको थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं EPF की, दैट इज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो जनरली अगर कोई स्ट्रक्चर्ड कंपनी है, खासकर की प्राइवेट कंपनी, तो उसमें EPF का ऑप्शन दिया जाता है जिसके थ्रू 12% ऑफ बेसिक प्लस DA जो आपकी सैलरी का है वो कट किया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा, आपका कट किया जाता है और वो ऑटोमेटिकली आपके PF में इंक्लूड होता रहता है। साथ ही साथ एम्प्लॉयर भी उतना ही कंट्रीब्यूशन उसमें ऐड करता है। आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप जो आपका पोर्शन कट हो रहा है उसको वॉलंटरली 100% तक भी कटवा सकते हैं। इसमें हर साल इंटरेस्ट रेट अनाउंस होता है गवर्नमेंट के द्वारा और फॉर 2019-20 उसका रेट 8.5% है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। अब हम इसके फ़ायदे देख लेते हैं। इसमें जो भी इंटरेस्ट आपको रिसीव होता है मेच्योरिटी के टाइम पे, दैट इज़ कम्प्लीटली टैक्स फ्री। और इसका डिसएडवांटेज एक है कि अगर आप पैसा निकालना चाहते हैं प्री मेच्योरली तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड रूल्स हैं। EPF क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, क्या क्या फीचर्स हैं इसके, इनका डिटेल में वीडियो एक मैंने बना रखा है जिसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसे दे दूंगा, तो आप चाहिए तो उसे जाके चेक कर सकते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं दूसरी स्कीम के बारे में, दैट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये भी एक प्रोविडेंट फंड ही है और बहुत ही पॉपुलर है। PPF, जनरली PPF आप किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में ओपन कर सकते हैं। फिर इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 15 ईयर्स का होता है, मतलब 15 साल तक की मेच्योरिटी होती है। इसमें 15 साल तक आप पैसा नहीं निकाल सकते। साथ ही साथ आपके पास ये ऑप्शन है कि अगर आप 15 साल के बाद इसको एक्सटेंड करना चाहें तो 5 ईयर्स के टर्म्स में आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। देन इसकी जो रूल्स हैं वो ये है कि हर साल में एक डिपॉजिट करना इसमें मिनिमम कंपलसरी है। मैक्सिमम ऐसी कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए तक कितने भी पोर्शंस में पैसा जमा कर सकते हैं। मतलब आप चाहिए तो साल में 10 ट्रांजेक्शन करें, 12 करें। पहले लिमिट थी इसकी मैक्सिमम की, लेकिन अब उसको हटा दिया गया है। इसमें भी गवर्नमेंट हर साल इंटरेस्ट रेट अनाउंस करती है और 2020-21 के लिए फर्स्ट क्वार्टर के लिए अभी 7.1% इंटरेस्ट रेट इसमें रिसीव होगा। अब इसके क्या फायदे नुकसान है वो देख लेते हैं हम। इसमें भी EPF की तरह जो भी आपका इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, दैट इज कंप्लीटली टैक्स फ्री। साथ ही साथ इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो पहला, अगर किसी को बहुत इमरजेंसी में पैसों की जरूरत है तो पहला तो बात है कि लॉक इन 15 ईयर्स का, इससे पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते। अगर आप प्री मेच्योर क्लोजर करना भी चाहते हैं तो 5 साल से पहले नहीं कर सकते, 5 साल के बाद ही हो सकता है। साथ ही साथ कुछ स्पेसिफिक केसेस के लिए आप इसको क्लोज करवा सकते हैं। और अगर आप अर्ली कुछ पैसा निकालना चाहते हैं अपने PPF अकाउंट में से तो वो भी 6 साल के बाद ही कर सकते हैं। और उसकी भी लिमिट है कि 4th ईयर कंप्लीट होने के बाद में आपके जितने भी पैसे रहेंगे PPF में उसका 50% तक ही आप पैसा निकाल सकते हैं आफ्टर 6 ईयर्स। फिर हम बात कर लेते हैं इससे काफ़ी मिलती जुलती स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। एक डिफरेंस है कि इसमें आप सिर्फ इसको गर्ल चाइल्ड के लिए ओपन कर सकते हैं किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक्स में। देन इसकी लिमिट है कि अगर आपकी बच्ची 10 साल से कम है तो ही आप इसको ओपन कर सकते हैं। 10 साल से ऊपर होने के बाद सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट ओपन नहीं किया जा सकता। इसका टेन्योर 21 साल का है, जैसा PPF में 15 साल का था वैसे इसकी मेच्योरिटी 21 साल की है।
इसमें भी मिनिमम 250 रुपीज़ डिपॉजिट करना एक साल में कंपलसरी है, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो इंटरेस्ट रेट इसमें रिसीव हो रहा है फॉर 2020-21 फर्स्ट क्वार्टर के लिए 7.6% इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है एनुअली। अब हम देख लेते हैं इसके क्या फायदे हैं। जैसा पीपीएफ में फायदा है, सेम फायदा इसमें भी इंटरेस्ट जो है रिसीव हो रहा है, दैट इज कंप्लीटली टैक्स फ्री। एंड डिसएडवांटेज भी काफ़ी हैं। पहला, लॉक इन जो है उसका 21 साल का है। क्लोजर जो है आप सुकन्या समृद्धि योजना का सिर्फ गर्ल की शादी के लिए कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप पार्शली विड्रॉ करना चाहते हैं तो वो भी आप तभी कर सकते हैं जब आपकी लड़की 18 साल की हो जाए, और तब आप सिर्फ 50% तक का पैसा उसमें से निकाल सकते हैं। विड्रॉल किस केस के लिए कर सकते हैं? ओनली लड़की की शादी के लिए या हायर एजुकेशन के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं। सुकन्या समृद्धि योजना और पीपीएफ में क्या डिफरेंसेस है, बेसिक डिफरेंसेस, और कौन सी स्कीम आपके लिए ज़्यादा बेटर है, उसका वीडियो भी मैंने एक बना रखा है। उसकी लिंक मैंने आई बटन में दे दी है, डिस्क्रिप्शन में भी आप उसकी लिंक चेक कर सकते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्कीम की, दैट इज एनपीएस। ध्यान रहे, आपको जो एटीसी में जनरल बेनिफिट मिलता है टैक्सेबल इनकम कम करने का, वो 1.5 लाख रुपए तक रहता है, लेकिन एनपीएस में ये ऑप्शन रहता है कि आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो पहली बात, ये किसी भी पब्लिक या प्राइवेट बैंक्स में आप ओपन कर सकते हैं। दूसरा, जैसा मैंने बताया 1.5 लाख रुपए तक जो आपकी एटीसी के बेनिफिट है, उसके अलावा एक ATCCD 1B का एक सेक्शन होता है इसी एटीसी में, जिसके थ्रू आप एडिशनल 50,000 रुपीज़ का इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब आपको 2 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिलता है इसमें। अब इसका फायदा ये होता है कि ये जो भी आपका पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं वो इक्विटी, डेट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन पोर्शंस में पैसा जमा होता है। टीयर 1 टीयर 2 अकाउंट होते हैं इसमें, जिसको आप ओपन कर सकते हैं। एक कंट्रीब्यूशन कंपलसरी है 1 साल में। अब हम बात कर लेते हैं इसके फायदों की। जैसा बात है कि यही एकमात्र स्कीम है जो 1.5 लाख रुपए से ऊपर की आपको इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन देता है, अप टू 2 लाख रुपीज़। देन जो आपका पैसा है वो मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है, इसलिए ज़्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं। और साथ ही साथ जो जिस भी पोर्शन में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि आपके जो पैसे हैं उसमें रिटर्न सही नहीं मिल रहा है, तो फंड मैनेजर चेंज करने का ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल रहता है। इसकी कुछ चीज़ें हैं, टीयर 1 टीयर 2 अकाउंट कौन किस में ओपन कर सकता है, एनपीएस के क्या क्या बेसिक फीचर्स हैं, क्या क्या रूल्स हैं, उसका भी एक वीडियो मैंने बना रखा है डिटेल्ड में। मैं उसकी लिंक भी आई बटन में दे दूंगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी आप उसको चेक कर सकते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं इसके नुकसान की, डिसएडवांटेजेस की। तो विड्रॉ के टाइम पे सिर्फ 60% मनी आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिलती है, जिसको आप निकाल सकते हैं। बाकी 40% की आपको एन्युटी लेनी पड़ती है। मतलब ओनली 60% मनी जो है दैट इज टैक्स फ्री, बाकी 40% पे आपको टैक्स लगेगा। साथ ही साथ अगर आप 3 साल तक इन्वेस्ट कर चुके हैं एनपीएस में, तो ही आप विड्रॉ कर सकते हैं, और वो भी 25% तक का। अगर 3 साल से पहले आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। साथ ही साथ अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं तो आप पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ 3 बार ही विड्रॉ कर सकते हैं, और 2 विड्रॉल के बीच में 5 ईयर्स का गैप होना कंपलसरी है। ये एनपीएस की कुछ बेसिक डिटेल्स हैं। फिर हम बात कर लेते हैं ईएलएसएस, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम म्यूचुअल फंड्स की। ये स्पेशल म्यूचुअल फंड्स हैं जो टैक्स सेविंग के पर्पस से इंट्रोड्यूस किए गए हैं। देन अब ये ऑनलाइन है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स हैं तो आप इसको कहीं भी बैठे इसको चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड है। तो ये एटीसी के जितने भी ऑप्शन है उसमें सबसे कम लॉक इन पीरियड का ऑप्शन है ईएलएसएस म्यूचुअल फंड। अब हम बात कर लेते हैं इसके फायदों की। चूंकि आपका पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो रहा है, म्यूचुअल फंड के थ्रू इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, तो आपके पास रिटर्न अच्छे मिलने के ऑप्शंस हैं। साथ ही साथ जैसा मैंने बताया, लॉक इन पीरियड जो है वो एटीसी के ऑप्शन में सबसे कम है। नुकसान क्या है कि अगर आपको 1 लाख रुपए से ज़्यादा का गेन रिसीव होता है जब आप इसको सेल करते हैं, तो आपको 10% का LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। साथ ही साथ अगर आप सिप के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हर सिप में आपको 3 साल का लॉक इन मिलता है। वैसे अगर लॉक इन देखा जाए तो ये अच्छी बात है, इसकी वजह से आप पैसा नहीं निकाल सकते, तो जो भी आपका फंड मैनेजर है वो अच्छी स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि उसको पता रहता है कि आप पैसा ईजिली नहीं निकालेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं NSC की, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये काफ़ी टाइम तक काफ़ी पॉपुलर रहा है, आज भी पॉपुलर है, लेकिन इसकी पॉपुलरिटी थोड़ी कम हो गई है जब से म्यूचुअल फंड्स आए हैं। तो जनरली इंडियन पोस्ट में आप इसको ओपन कर सकते हैं। आप इसको अपने लिए, अपने माइनर के लिए या जॉइंटली भी इसको ओपन किया जा सकता है। साथ ही साथ इसके 2 ऑप्शंस आते हैं इन्वेस्टमेंट के, 5 ईयर्स का एंड 10 ईयर्स का। लेकिन जैसी इन्फॉर्मेशन अभी मिल रही है, 10 साल का इशू जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, और सिर्फ 5 ईयर्स वाला इशू ही आपके पास अवेलेबल है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर इसका भी हर साल गवर्नमेंट इंटरेस्ट
रेट अनाउंस करती है और 2019-20 के लिए, सॉरी 2020-21 के लिए 6.8% का इंटरेस्ट 5 ईयर्स वाले इशू में आपको मिल रहा है। क्या फ़ायदे हैं? फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट है, आप एक बार में एक फिक्स्ड इनकम इन्वेस्ट कर दीजिए और उस पर आपको सीधा सीधा बेनिफिट मिल जाएगा। इसका नुकसान यह है कि जो भी आपको पैसा रिसीव हो रहा है एट द टाइम ऑफ लास्ट ईयर, इंटरेस्ट जो रिसीव हो रहा है दैट इज टैक्सेबल और प्री मेच्योर विड्रॉल इसमें अलाउड नहीं है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस की। तो आपने अगर आपने किसी भी तरह का कोई इंश्योरेंस ले रखा है तो उसके जो भी प्रीमियम्स हैं उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें सभी तरह के इंश्योरेंस प्लान्स एलिजिबल है, चाहे ट्रेडिशनल प्लान हो चाहे टर्म प्लान हो। आपने अगर एक से ज़्यादा पॉलिसी ली हुई है तो उसके जो भी प्रीमियम्स हैं उनको आप क्लब कर सकते हैं अप टू 1.5 लाख और उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। देन एलिजिबिलिटी ये है कि आप इसको टर्म प्लान को या तो अपने लिए लें, अपने स्पाउस के लिए लें या अपने बच्चों के लिए लें, तो ही आप इस के बेनिफिट को एटीसी में बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपने पेरेंट्स या अपने इन लॉज की कोई लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है तो उसके बेनिफिट आप एटीसी में नहीं ले पाएंगे। एक कंडीशन ये है कि आप जो इसमें बेनिफिट ले पाएंगे उसका प्रीमियम जो है वो सम एश्योर्ड का 10% तक ही होना चाहिए। मतलब अगर आपकी 10 लाख की पॉलिसी है सम एश्योर्ड की ट्रेडिशनल पॉलिसी, तो आपको 1 लाख रुपीस तक का ही बेनिफिट जो है वो एटीसी में मिलेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं हम टैक्स सेविंग एफडीज की। ये भी एक काफ़ी पॉपुलर स्कीम है। एफडीज है जो मिनिमम 5 ईयर्स से लेके 10 ईयर्स तक की होती हैं। गवर्नमेंट बैंक्स में, प्राइवेट बैंक्स में या पोस्ट ऑफिस में आप इसको ओपन कर सकते हैं। इनका टेन्योर 5 to 10 ईयर्स का होता है जैसे मैंने बताया। फिर मिनिमम डिपॉजिट आप इसको 1000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम लिमिट तो कोई है ही नहीं। उसके बाद बात कर लेते हैं इसका जो रेट्स है वो अभी काफ़ी कम हो रहा है और अब 5 से 7% से ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता है इसमें इंटरेस्ट रेट। साथ ही साथ अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपको 0.5% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट इसमें रिसीव होता है। क्या फ़ायदे हैं इसके? जैसा मैंने बताया इंटरेस्ट जो है फिक्स है, आपको कुछ नहीं करना, जाके बैंक या पोस्ट ऑफिस में सीधे एक एफडी ओपन कर लेनी है जो 5 साल के लॉक इन की रहेगी, पैसा नहीं निकाल सकते। नुकसान ये है कि इंटरेस्ट जो इसमें रिसीव हो रहा है दैट इज टैक्सेबल। साथ ही साथ इसमें टीडीएस भी आपका कट हो सकता है। मिनिमम लॉक इन जो है 5 ईयर्स का है और अगर आप अर्ली विड्रॉ करना चाहते हैं 5 साल से पहले का तो टैक्स सेविंग एफडीज में आप नहीं कर सकते। उसके बाद बात कर लेते हैं हम ट्यूशन फीस की। अगर आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनकी जो ट्यूशन फीस है उसके लिए आप बेनिफिट ले सकते हैं। कंडीशन ये है कि जो भी स्कूल या कॉलेज की ट्यूशन फीस है उसी को आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जो भी अदर फीस आप बच्चे की देते हैं जैसे कि डेवलपमेंट फीस, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, वो सारे जो है उनका बेनिफिट आप एटीसी में नहीं ले सकते। साथ ही साथ आप ये बेनिफिट जो है सिर्फ 2 बच्चों के लिए ले सकते हैं पर पेरेंट। और अगर आपने कोई बच्चा अडॉप्ट किया हुआ है तो उसकी फी को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। एक ही कंडीशन है इसकी कि जो आपका इंस्टीट्यूशन होना चाहिए दैट शुड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया। अगर आप बाहर अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं इंडिया से बाहर और उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं एटीसी में तो वो आपको नहीं मिलेगा। फिर बात कर लेते हैं कुछ स्पेशल स्कीम की। अगर आपने किसी साल घर परचेज किया है तो उस साल जो आपने स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे किए हैं उसको आप एटीसी के बेनिफिट में इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर आपने कोई घर ले रखा है और उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो है आप पे करते होंगे हर साल, तो उसमें जो प्रिंसिपल पोर्शन है वो एटीसी में इंक्लूड होता है, तो वो आप जो भी पे कर रहे हैं हर साल उसका भी बेनिफिट आप एटीसी में ले सकते हैं। साथ ही साथ एन्युटीज अगर आपने कोई ले रखी है, एन्युटी प्लान्स ले रखे हैं, तो उसके जो भी प्रीमियम्स आप दे रहे हैं वो भी एटीसी में इंक्लूड रहते हैं। कंडीशन ये है कि अगर आप सैलरीड पर्सन है तो मैक्सिमम डिडक्शन जो मिलेगा दैट विल बी 10% ऑफ योर सैलरी और 1.5 लाख। जो भी इनमें से कम रहेगा उतना आपको डिडक्शन मिलेगा। लेकिन अगर आप सैलरीड नहीं है और अगर आप खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपकी ग्रॉस इनकम का 20% या 1.5 लाख जो भी इसमें से कम रहेगा उतना आप बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं कुछ स्पेशल बॉन्ड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज इंट्रोड्यूस करती हैं। जनरली उनको पैसे की ज़रूरत होती है तो आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जो है उनकी द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसका टेन्योर मिनिमम 5 ईयर्स का होता है। 5 ईयर्स से लेकर 10 साल तक का इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जो है बीच बीच में आते रहते हैं। अब इसका क्या फ़ायदा है? इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि 1.5 लाख रुपए जो आपके पास एटीसी का बेनिफिट है उसके अलावा ये 20,000 रुपये तक के इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आपको देता है। इसमें सेक्शन 80 CCF कहलाता है वो, जिसके थ्रू आप एक्स्ट्रा 20,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो इंटरेस्ट इसमें आपको रिसीव हो रहा है दैट इज कंप्लीटली टैक्सेबल, ये ध्यान रहे। तो क्या फ़ायदे हैं इसमें? जैसा मैंने बताया एटीसी में एक्स्ट्रा 20,000 का आपको एक ब्लैंकेट मिल रहा है 20,000 रुपये का, 20,000 रुपये तक का 80 CCF सेक्शन के तहत, एटीसी के अंदर ही है ये। लेकिन नुकसान ये है कि इसमें जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है दैट इज कंप्लीटली टैक्सेबल और लॉक इन जो है वो 5 ईयर्स का है।
आखिरी में मैं बात कर लेता हूँ एक स्पेशल स्कीम की, दैट इज सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जो सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है। इसको आप किसी भी पोस्ट ऑफिस या पब्लिक एंड प्राइवेट बैंक्स में ओपन कर सकते हैं। इसका जो टेन्योर है वो 5 इयर्स का है, और अगर आप इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो 3 साल तक आप उसको और एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब 8 साल तक का टोटल पीरियड हो जाता है। मैक्सिमम लिमिट जो है इसकी 15 लाख रुपए तक की है। 15 लाख आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें भी गवर्नमेंट रेट अनाउंस करती है इंटरेस्ट रेट, और 2020-21 के लिए 7.4% इंटरेस्ट रेट है। क्या फ़ायदे हैं इसके? बहुत सारी स्कीम जो अभी मैंने एटीसी में बताई उनके कंपैरिजन में इसमें इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई है, लेकिन नुकसान ये है कि इसमें जो है लॉक इन 5 इयर्स का है। इंटरेस्ट जो आपको रिसीव हो रहा है दैट इज कंप्लीटली टैक्सेबल, आपको टीडीएस भी लग जाएगा, और प्री मेच्योर विड्रॉल जो है उसमें कुछ पेनल्टीज लगती हैं। अब ये SCSH जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, ये कैसे वर्क करता है, क्या क्या बेसिक फीचर्स है, क्या फायदे नुकसान है, इसका एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसकी लिंक भी मैंने आई बटन में दे दी है, आप चाहिए तो उसको जाके चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो मैं बताना चाह रहा था एटीसी में। काफ़ी सारे ऑप्शंस इसमें नॉर्मल पब्लिक को नहीं पता रहते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट और टैक्स सेविंग दोनों के लिहाज से सारी चीज़ें पता रहनी चाहिए। तो एक कंपैरिजन मैंने एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है, आप चाहिए तो इसको चेक कर सकते हैं कि किस में क्या क्या रिटर्न्स हैं, क्या लॉक इन पीरियड है और क्या टैक्सेबिलिटी है। मैं आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल नूतन स्टडीज। थैंक यू।